हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 57 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन इन ड्राई हीट इज़। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में किस मैकेनिज्म से स्टरलाइजेशन होती है? तो इसमें स्टरलाइजेशन मैकेनिज्म रहता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा ड्राई हीट की बात करूं तो ड्राई हीट में आपका जो ऑपरेटस होता है दैट इज़ हॉट एयर ओवन। ठीक है, ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन होता है जो कि आपका ऑपरेट होता है 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स या फिर 45 मिनट्स एट 260 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आपको अलग अलग बुक्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यानी कि हॉट एयर ओवन की बात करूं कि ये किस इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, तो जो भी आपके ग्लासवेयर्स होते हैं, ग्लासवेयर्स की स्टरलाइजेशन में आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होता है। देन आपका जो सीजर्स रहती हैं, पाउडर्स होते हैं, पाउडर्स की स्टरलाइजेशन में भी आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ होता है। इसके अलावा बात करूँ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है जिसमें आपका ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपका पर्टिकुलरली टेम्परेचर रहता है 115 टू 117 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए, या फिर 121 डिग्री सेल्सियस आपका 15 मिनट्स के लिए। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है दैट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंड मॉइस्ट हीट में जो है आप इंट्रावेनस फ्लूइड्स की स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, रबड़ मटेरियल की स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जो प्लास्टिक आइटम्स होती हैं जैसे कि नाइलॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड बैग, इनकी स्टरलाइजेशन में आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HLB वैल्यू ऑफ अ सर्फेक्टेंट बिटवीन 3 to 8 इज़ यूज एज। तो अगर HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट की 3 से 8 के बीच में है देन इट विल बी यूज एज अ वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसमें जो आपकी HLB वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं उसमें, जिसमें अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं जैसे कि यहाँ पे डिटर्जेंट की दी गई है, तो डिटर्जेंट की जो HLB वैल्यू रेंज होती है वो 13 से लेकर के 16 के बीच में होती है। वहीं जो आपका वेटिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट की रेंज आपकी 7 to 9 के बीच में होती है। एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट की रेंज आपकी 1 से लेकर के 3 के बीच में होती है। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपकी। इसके अलावा अदर कैटेगरीज की बात करूं तो इसमें आपका 3 to 8 आ जाता है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। देन अगर HLB वैल्यू 8 है देन इट विल कम अंडर फॉर्मिंग एजेंट। 8 वैल्यू जो है फॉर्मिंग एजेंट में। अगर 8 से लेकर के 16 के बीच में है देन इट विल बी ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर। एंड अगर 16 से लेकर के 18 के बीच में है देन इट विल बी सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। तो ये डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जैसे जैसे कि आपका अकेशिया हो गया। अकेशिया की HLB वैल्यू रहती है 8 एंड ट्रैगाकांत की HLB वैल्यू रहती है 13.2। सो ये दो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय रिटेल अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। ठीक है, शेड्यूल C एंड C1 के अलावा जो भी ड्रग्स हैं उनको बाय रिटेल उनका सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, उसके लिए जो भी लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है वो आपको किस फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना होता है। सो दिस कैन बी अप्लाइड थ्रू फॉर्म नंबर 20। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा 20A फॉर्म की बात करूं तो ये आपका एक रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है। इट इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। सेम यही चीज़ें होती हैं कि आपको सेल करना है, स्टोर करना है, एग्जिबिट करना है, ऑफर फॉर सेल बाय रिटेल अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X।
वट ये उन डीलर्स के लिए होता है, इट इज़ फॉर दोज डीलर्स हु डू नॉट एंगेज द सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स जो आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है उनके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है तो वो अप्लाई करेगा फॉर्म नंबर 20A से। वहीं पे अगर बात करूँ फॉर्म नंबर 21 की, तो फॉर्म नंबर 21 जो है इट इज़ फॉर द लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स, जो कि आपके स्पेसिफाइड हैं इन शेड्यूल C&C1। शेड्यूल C&C1 में जो स्पेसिफाइड है उन ड्रग्स की रिटेल सेल के लिए जो है वो आपका लाइसेंस 21 फॉर्म नंबर से अप्लाई होता है। 22A ऑमिट हो गया है ये वाला फॉर्म नंबर। देन एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म आता है आपका फॉर्म COS 5। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था UPSC का। तो ये आपका रिक्वायर्ड रहता है फॉर द एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका अप्लाई करना होता है फॉर्म COS 5 से। तो ये फॉर्म इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंटोलामाइन इज़ यूज टू ट्रीट। तो फेंटोलामाइन जो है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? तो फेंटोलामाइन जो है वो आपका चीज़ रिएक्शन में आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अदर बात करूं, जैसे कि अगर आपका ब्रोंकियल अस्थमा है तो ब्रोंकियल अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस आपका रहता है सेल्ब्यूटामॉल। देन बात करूं एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी के केस में आपका फिनाइटोइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। फिलेरियासिस के केस में डाई इथाइल कार्बामाजीन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फिलेरियासिस काफ़ी बार प्रीवियसली क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्रग है डाई इथाइल कार्बामाजीन। इसके अलावा अदर ड्रग ऑफ चॉइसेस की बात करूं, जैसे कि अगर मैं एक्यूट गाउट की बात करूं, तो एक्यूट गाउट के केस में आपके नसेट्स जो हैं वो आपके ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं। देन बात करूं टाइफॉइड फीवर की, तो टाइफॉइड फीवर के केस में आपका क्लोरमफेनिकोल जो है, क्लोरमफेनिकोल ड्रग ऑफ चॉइस है। देन लेप्रोसी, लेप्रोसी के केस में ड्रग ऑफ चॉइस आपका रहता है डेप्सोन। एंड पार्किंसन, पार्किंसन के केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस है लीवोडोपा, जो कि एक प्रोड्रग है, इसके एक्टिव फॉर्म डोपामाइन है। देन बात करूं अमोइबियासिस की, तो अमोइबियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है आपका मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। देन बात करूं माइस्थेनिया ग्रेविस की, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका रहता है नियोस्टिग्मिन। एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहता है एड्रेनलिन। सो ये आपके डिफरेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस एंड डिफरेंट कंडीशंस में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैंने इसमें आपको बताया। फिलेरियासिस ज़्यादातर पूछा जाता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज एस्मोलोल इज़ अ, सो एस्मोलोल किस टाइप का ड्रग है? सो एस्मोलोल जो है इट इज़ अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स की बात करूं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में, तो इसमें आपका मीटोप्रोलोल आ जाता है, मीटोप्रोलोल, एटेनोलोल, देन एसेब्यूटोलोल, देन बिसोप्रोलोल, बिटेक्सोलोल। तो ये डिफरेंट आपके ड्रग्स हैं। नेबिवोलोल। तो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि आपकी कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरीज़ की बात करूं, जैसे इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए गए हैं, तो इसमें आपके डिफरेंट ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका बिरापामिल आ गया, दिलतियाज़ेम आ गया, निफेडिपिन आ गया। इसके अलावा जो अदर निफेडिपिन डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि आपका फेलोडिपिन है, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन। तो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देन बात करूं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आपको स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। देन
एप्लेरेनोल। सो ये दोनों ड्रग जो हैं वो आपके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं। दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन बात करूँ लूप डायूरेटिक्स की, यानी कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, तो इसमें आपके ड्रग्स आ जाते हैं फिरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरासेमाइड। सो ये आपके डिफरेंट लूप डायूरेटिक्स हैं। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, हर कैटेगरी के ऊपर जो है वो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन इज अडल्ट्रेटेड ड्रग कम्स अंडर। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जो हैं वो किस सेक्शन के अंडर आते हैं? तो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स आपके सेक्शन 17A के अंडर आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। वहीं पे बात करूँ सेक्शन 17 में, तो सेक्शन 17 में आपके जो भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स आपके सेक्शन 17 में आते हैं। देन सेक्शन 17B की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे सुपोरियस ड्रग्स। जो भी सुपोरियस ड्रग्स हैं वो आपके सेक्शन 17B में। देन सेक्शन 3E जो है वो आपका ड्रग इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग रहता है। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपका सेक्शन 3E के अंडर आता है। देन बात करूँ गवर्नमेंट एनालिस्ट की, गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो आपका सेक्शन 3C के अंडर आता है। इसके अलावा बात करूं ड्रग स्टोर की, ठीक है, ड्रग स्टोर हो गया, फार्मेसी हो गई, या फिर केमिस्ट हो गए, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो ये आपके किस किस सेक्शन में आते हैं? तो ड्रग स्टोर जो है वो आपका रूल 6515E में आता है, ठीक है, रूल 6515E में। फार्मेसी जो है वो रूल 65 के ही 15C में आती है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो हैं वो आपके रूल 65 के ही 15B में आते हैं। तो ये डिफरेंट आपको सेक्शन एंड रूल्स याद रखने हैं कि किस सेक्शन किस रूल में कौन सी चीज़ आती है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन इज इन द प्रिस्क्रिप्शन द टर्म पोस्ट सीवम इंडिकेट्स। तो प्रिस्क्रिप्शन में जो टर्म पोस्ट सीवम रहती है इसका मीनिंग क्या रहता है? सो पोस्ट सीवम बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है आफ्टर मील। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा अदर टर्म्स की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे बिफोर मील दिया गया है। सो बिफोर मील के लिए टर्म यूज़ की जाती है एंटेसीवम, ठीक है, बिफोर मील के लिए टर्म है एंटेसीवम। नीड ओनली के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नीड ओनली या व्हेन नेसेसरी। सो इसके लिए SOS एब्रीवेशन जो है वो यूज़ की जाती है। एंड इसके लिए लैटिन टर्म होती है सी ओपस सिट, ठीक है। तो ये इसकी लैटिन टर्म है। क्वेश्चन मोस्टली SOS के ऊपर ही इसमें पूछा जाता है। देन बात करूँ सपोजिटरीज़ की, तो सपोजिटरीज़ के लिए एब्रीवेशन जो है वो आपकी रहती है SUPP। एंड इसकी जो लैटिन टर्म है वो आपकी रहती है सुपोजिटोरियम। सुपोजिटोरियम लैटिन टर्म सपोजिटरीज़ के लिए रहती है। इसके अलावा अदर एब्रीवेशंस की बात करूँ तो इसमें आपका ATC आ जाता है जिसका मीनिंग रहता है अराउंड द क्लॉक। इसके अलावा कम सिबोस एक लैटिन टर्म रहती है कम सिबोस जिसका मीनिंग होता है विद फूड, ठीक है, इसका मीनिंग होता है विद फूड। इसके अलावा एक टर्म आपकी रहती है अल्टरनेस हॉरेस, अल्टरनेस हॉरेस जिसका मीनिंग होता है एवरी अदर आर, ठीक है, एवरी अदर आर जो है वो अल्टरनेस हॉरेस का मीनिंग रहता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आती है होरा सोमनी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रीवियसली। तो होरा सोमनी मीन्स एट बेड टाइम, एट बेड टाइम के लिए होरा सोमनी जो है वो टर्म यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक टर्म रहती है प्रो रे नाटा, प्रो रे नाटा जिसका मीनिंग होता है एज नीडेड, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। SOS के लिए नीड ओनली या व्हेन नेसेसरी SOS, एंड प्रोरे राटा जो है वो एज नीडेड। इसके अलावा स्टैट एब्रीवेशन यूज़ की जाती है जिस लैटिन वर्ड होता है स्टैटिम जिसका मीनिंग रहता है इमीडिएटली। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं प्रेस्क्रिप्शन में जो आपकी यूज़ की जाती हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ देम इज एंटीडोट फॉर कॉपर पॉइजनिंग। तो कॉपर पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा है? सो कॉपर पॉइजनिंग के लिए आपका पेनिसिलामाइन जो है वो एंटीडोट रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब एंटीडोट्स की बात आई है तो एंटीडोट्स, डिफरेंट एंटीडोट्स देखते हैं कि कौन सा पॉइजन के लिए कौन सा एंटीडोट जो है वो यूज़ किया जाता है। सो अगर आपका एसेटामाइनोफेन है, ठीक है, एसेटामाइनोफेन पॉइजनिंग है या इसकी ओवरडोज है, तो उसके लिए आपका एसेटाइल सिस्टीन जो है वो एंटीडोट यूज़ किया जाता है, एसेटाइल सिस्टीन। देन बात करूँ कोलिनेस्ट्रेज इन्हिबिटर्स, जैसे कि आपका फीजोस्टिग्मिन हो गया। तो फीजोस्टिग्मिन के लिए एंटीडोट आपका रहता है एट्रोपिन या फिर प्रेलिडॉक्सिम। देन बात करूँ आयरन सॉल्ट्स के लिए, सो आयरन सॉल्ट के लिए आपका रहता है डेसफेरोक्सामिन। डेसफेरोक्सामिन आयरन सॉल्ट्स के लिए एंटीडोट रहता है। देन बात करूँ बेंजोडाइजिपिन की, बेंजोडाइजिपिन, तो बेंजोडाइजिपिन के लिए फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल जो है वो एंटीडोट है बेंजोडाइजिपिन के लिए। देन लेड, लेड के लिए एंटीडोट रहता है EDTA सोडियम। देन गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड हो गया या फिर आर्सेनिक हो गया या जो भी आपके हैवी मेटल्स हैं, उनके लिए आपका रहता है डाइमर कैप्रोल, जिसका नाम होता है BAL, ब्रिटिश एंटीलोसाइड भी से कहा जाता है। देन बात करूँ इथेनॉल की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इथेनॉल के लिए आपका एंटीडोट रहता है डाइसल्फिराम। देन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसके लिए आपका एंटीडोट है प्रेलिडॉक्सिम। सो ये आपके डिफरेंट पॉइजनिंग या ओवरडोजिंग के स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके ऊपर काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स में। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सेप्टेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। तो अगर एक्सेप्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में काफ़ी क्लोजनेस है, तो ये क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा एक्यूरेसी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दो टर्म्स हैं, इनके ऊपर जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है एंड इन्हीं के ऊपर जो है वो ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है। सो अगर बात आती है क्लोजनेस बिटवीन, अगर ट्रू वैल्यू के बारे में बात आई है तो आपको डायरेक्ट एक्यूरेसी जो है वो मार्क कर लेना है। वहीं पे अगर प्रेसिजन की बात करूँगा, सो प्रेसिजन जो है वो आपकी रिपीटेबिलिटी को कहा जाता है कि अगर आपका सेम रिज़ल्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उस केस में आपकी टर्म यूज़ की जाएगी प्रेसिजन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल इसमें आता है, जो आप डार्ट गेम खेलते हैं उसमें जो है, जैसे इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो आपके 10 पॉइंट रहते हैं। सो अगर आपके, जैसे ये वाला सर्कल है बाहर वाला, इस पे आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। सो अगर आप एरो थ्रो कर रहे हैं, कभी इस पॉइंट पे लग रहा है, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, तो हर बार जो वैल्यू है वो आपकी 10 के आसपास ही आ रही है, तो मीन्स आपका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा एक्यूरेट तो है, एक्यूरेसी तो उसमें है क्योंकि बार बार उसमें ट्रू वैल्यू के आसपास आपकी वैल्यू आ रही है। प्रेसिजन, लेकिन इसमें प्रेसिजन नहीं है क्योंकि आपका जो एरो लग रहा है वो हर बार अलग अलग पोजीशन पे लग रहा है, काफ़ी डिस्टेंस पे। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेसिजन नहीं है। प्रेसिजन मीन्स लाइक अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप थ्रो कर रहे हैं एंड बार बार इसी पॉइंट के आसपास आपका एरो लग रहा है, दैट मीन्स आपका जो थ्रो लग रहा है वो बार बार प्रिसाइज लग रहा है, मीन्स आप एक ही पोजीशन को जो है वो बार बार टारगेट कर पा रहे हैं। सो वो आपकी रहेगी प्रेसिजन, मीन्स रिपीटेबिलिटी आ रही है। यहीं पे अगर ट्रू वैल्यू के आसपास आएगी तो दैट विल बी एक्यूरेसी। इसके अलावा प्रेसिजन जो है, इसमें आप 3 टर्म्स पढ़ते हैं। एक आपकी आती है रिपीटेबिलिटी, दूसरी आती है आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड तीसरी आपकी आती है इंटरमीडिएट प्रेसिजन। तो इंटरमीडिएट प्रेसिजन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरमीडिएट प्रेसिजन क्या रहता है? तो इंटरमीडिएट प्रेसिजन मीन्स
जो भी आपकी विद इन लेबोरेटरी वेरिएशंस रहेंगी उसमें जो भी प्रेसिजन आएगी वो आपकी रहती है इंटरमीडिएट प्रेसिजन। लेबोरेटरी वेरिएशंस कैसी, जैसे कि आपका डिफरेंट डेज हो रही हैं, कि आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप अलग अलग दिन पे परफॉर्म कर रहे हैं एंड आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज ही आ रहा है। या फिर डिफरेंट एनालिस्ट हो गए कि एक ही जो एक्सपेरिमेंट है वो 10 अलग अलग एनालिस्ट कर रहे हैं, 10 अलग अलग एनालिस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपस में जो है वो सेम ही आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ इंटरमीडिएट प्रिसीजन और प्रिसाइज आपका रिज़ल्ट आ रहा है। या फिर आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका अगर प्रिसीजन जो है वो सिमिलर आती है, दैट इज़ मीन्स विद इन द लेबोरेटरी वेरिएशंस, दिस इज़ इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इसमें आपको एक ही टर्म याद रखनी है इंटरमीडिएट में, विद इन लेबोरेटरी वेरिएशंस। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज अरिस्टा इज अ डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। तो अरिस्टा जो है वो आपकी लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो डिफरेंट आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म होती हैं, उन सभी को हम डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं अभी। सो यहाँ पे लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म की बात की गई है, तो इसमें आपका अस्वा आ जाता है, अरिस्टा आ जाता है, अर्क जो होते हैं अर्क साहब के इसमें आ जाते हैं, तेलाज आ जाते हैं, द्रवकाज आ जाते हैं। सो ये डिफरेंट आपकी लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है। इसमें अस्वा एंड अरिस्टा के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स या फिर फर्मेंटेड प्रिपरेशंस कौन कौन सी हैं। सो ये आपकी अस्वा एंड अरिस्टा जो हैं वो हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस यानी कि फर्मेंटेड प्रिपरेशंस रहती हैं। देन बात करूँ सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म की, तो सॉलिड में आपकी पिल्स आ जाती हैं, गुटिका आ जाती है, देन बटिका आ जाती है। सो ये डिफरेंट आपकी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स हैं। इसके अलावा सेमी सॉलिड की बात करूँ तो सेमी सॉलिड में आपकी अबलेहा आ जाती है, पाक आ जाती है, लेप आ जाती है एंड घृता आ जाती है। सो ये आपकी डिफरेंट सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, इसमें अबलेहा एंड पाक इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन प्रीवियसली बना हुआ है। देन बात करूँ पाउडर की, तो पाउडर में आपकी भस्म आ जाती है, सतवाज आ जाते हैं, मंड्यूरा आ जाता है, पेस्टी आ जाता है, पेस्टी इसमें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देन पारपति आ जाता है, देन चूरनाज आ जाते हैं, देन कशाराज आ जाते हैं, कशारा भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड लवनाज आ जाते हैं इसमें। सो ये डिफरेंट आपको पाउडर आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारे आज के 10 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।